नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, एनसीईआरटी क्लास 6 की अध्याय 4 लेकर हाजिर हूं। 3 जो अध्याय हैं हमने पहले करा दिए हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो है आरंभिक नगर। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज का टॉपिक है। सभी एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी की बुक जो है बहुत मायने रखती हैं। इनसे सबसे ज़्यादा सवाल जो हैं वो आते हैं। प्रमाणिक पुस्तक है हमारे देश की, इसलिए इनको पढ़ना चाहिए। ठीक है, लास्ट तक देखना वीडियो को। अगर आप नेट इतिहास, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसएसबी के नोट्स लेने और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तैयारी करने के लिए 8755475312 पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं दोस्तों कि एनसीईआरटी की पुस्तक आपको कैसी लगती है। अपना सुझाव भी ज़रूर बताएं। आज का अध्याय जो 4 है, आरंभिक नगर। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पुराने भवन का संरक्षण। 2 बच्चे हैं जिनका नाम जसपाल और हरप्रीत है। कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। ठीक है, जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला का देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हमारे मन में खटकते हैं पुरानी चीज़ों को देखकर। तो पुरानी चीज़ों की आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की कहानी। आपने बहुत सुना होगा सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो आज हम जो है आपको हड़प्पा की कहानी सुनाते हैं। बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थीं, लॉर्ड डलहौजी के काल में, ठीक है, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा सभ्यता परास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेल लाइनें बिछाईं। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। जैसे वो लाए थे ईंट वहाँ से, तो रेल की पटरी जो होती हैं उनके नीचे उनकी बिछा दी उन्होंने। आज के समय में क्या होता है, वो पत्थर के टुकड़े होते हैं वो बिछा देते हैं। ठीक है, उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी प्रस्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था, यानी कि आज से 4700 साल पहले। आज जो है वो 2020 चल रही है। ठीक है, 2020 घटा लो 4700 में से, तो लगभग जो है 3000 2000 के आसपास जो बैठता है। ठीक है, प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? ठीक है, एनसीईआरटी ऐसे प्रश्न जो बच्चों को देता है, और ये बच्चों वाली बात नहीं है, ये सभी के लिए जो है एक इंटरेस्टिंग सवाल होता है। तो इन नगरों की विशेषता क्या थी? जब पुराने नगर पाए गए तो उनकी विशेषता क्या थी, आइए हम देखते हैं। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में बना था।
ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। ठीक है, नोट डाउन करना। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर नगर दुर्ग कहा, नगर दुर्ग, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारें पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इससे ईंटें इतनी अच्छी थी, इसकी जो ईंटें थी वो इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। ठीक है, जो महान स्नानागार है तो वो कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी भरने के लिए पानी कुएं के से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवत यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, यानी कि जो प्रारंभिक नगर थे हड़प्पा सभ्यता के, ये आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, बर्तन के बाट, मुहरें, मन के तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड मिले हैं। ठीक है, मानचित्र देख सकते हैं आप। ये जो है भारत का ऊपरी हिस्सा है ये वाला। ठीक है, मैं आपको नक्शा बना दूं। ये भारत का नक्शा है। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये वाला हिस्सा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस हिस्से में कि झेलम नदी, चिनाब, रावी, हड़प्पा, ये हड़प्पा है। ठीक है, ये हड़प्पा है। यहाँ सिंधु नदी है, या मोहनजोदड़ो है, चंद्रहुदड़ो, सोतका को है। ठीक है, कालीबंगा, राखीगढ़ी, गंभीरी वाला, ये जो है ये ऊपर वाला हिस्सा है। और यहाँ देख सकते हैं आप धौलावीरा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है। ठीक है, अरब सागर ये रहा और उसका निचली सिरा जो है भारत का ये रहा। अब ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये मोहनजोदड़ो का जो है ये स्थल है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का स्नानागार, महान स्नानागार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीढ़ी हुई बनाई गई हैं, इधर भी है, इधर भी सीढ़ी बनाई गई हैं। यहाँ पानी भरा होता था। ठीक है, और यहाँ पर जो है उस और पास कुएँ थे। और यहाँ पर क्या है जो है, यहाँ पर कुछ कमरे बनाए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, उतरने के लिए सीढ़ी हैं दोनों। तो ये ऐसा कुछ प्रकार था। अब ये देख सकते हैं हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई करता है एक मजदूर। ठीक है, आप देख सकते हैं एक मजदूर है यहाँ पर ये जो है ईंटों की चिनाई कर रहे हैं। अब देखते हैं ये भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। यानी कि ये सड़क है। ठीक है, और यहाँ पर जो नाली थी
और सड़क का जो ढलान इस प्रकार था ताकि पानी जो है वो आसानी से जो इनों में जा सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इन्हें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। जैसे आज की डेट में जो सीवर होते हैं दोस्तों, ऐसे ही इनको ढक दिया जाता था, ठीक है, और मेन होल खोलकर इनको साफ सफाई किया जाता था। इनके जरिए या कि मेन होल के जरिए इनकी देखभाल और साफ सफाई की जाती जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखा देता है? कोई दो अंतर बताओ, यानी कि जो तीसरा जो था उसमें भी घर थे और हड़प्पा सभ्यता के घर में वो क्या अंतर है, ठीक है, आज यानी कि आज का डेट में और पुराने घर में क्या अंतर है। अब देख सकते हैं ये सड़क है, ठीक है, ये सड़क है, ये जो है बीच में ये साइड में जो है वो नालियाँ हैं, ये चलने के लिए सड़क बनाई गई है, ठीक है, और पास घर दिखाई दे रहे हैं आपको। नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई, यानी कि आज की डेट में इनको बचा नहीं पाए हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ से उपयोग वस्तुएं लाते थे और साथ ही साथ सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। आप ये देख सकते हैं ये कुआं है, ठीक है, कुआं, ये रहा कुआं। सबसे ऊपर क्या है? मोहनजोदड़ो की सड़क और उसमें बड़ा नाला और एक कुआं आपके सामने दिखा दे रहा है। नीचे क्या है? हड़प्पा की एक मुहर, यानी कि मुहर आपके सामने ये रही मुहर, ठीक है, जिस पर एक संगीत कोई सांड है, यानी कि, ठीक है, और कुछ अक्षर लिखे गए हैं इस पर। और यहाँ पर क्या है? कुछ खिलौने हैं जो मिट्टी के बनाए गए हैं। एक मुहर के ऊपर के चिन्ह पर खास लिपि में अक्षर हैं, यानी कि जो मुहर है, मुहर ये रही। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का ये प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल सका ये क्या लिख रहा था। नीचे क्या है? पकी हुई मिट्टी के खिलौने हैं, ठीक है, ये वाले। आगे बढ़ते हैं। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकांश पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थीं। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं मन के बाट और फलक हैं। अब देख सकते हैं ऊपर क्या है? ये बाट हैं। ऊपर पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में क्या है? यानी कि मध्य में ये रहा। मध्य में यानी कि बाएं में, मध्य के बाएं में इनमें से कई कार्नियल पत्थरों से बनाए गए थे, यानी कि कार्नियल पत्थर से बन रहे हैं। ये वाले पत्थरों को काटकर और त्रास कर मनके बनाए गए हैं, ठीक है, यानी कि ये जो है आपके सामने जो चित्र हैं वो मनके हैं
और ये क्या है अभी आपको बताएंगे क्या है नीचे। कढ़ाईदार जो है बाएं, इनमें से कई कार्नेल पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और त्रास कर मनके बनाए गए थे, यानी कि ये वाले की बात कर रहे हैं अभी हम। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं क्या है, धारदार फलक। ठीक है, जो है फलक जो है ये धारदार फलक हैं। इनकी एक तरफ जो है नुकीली चोंच है, इधर भी नुकीली चोंच है। ठीक है, इधर भी इसकी नुकीली चोंच है। तो ये क्या है, फलक थे जिसको कृषि के लिए यूज करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्य जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं एक मूर्ति है, विशेष महत्वपूर्ण मूर्ति है ये। इसके बारे में जानेंगे हम क्या है ये। तो ये है मोहनजोदड़ो से मिली एक मूर्ति है जिस पर कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक व्यक्ति को दिखाया गया है। ठीक है, पत्थर से बनाई गई है ये। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान, नोट डाउन करना, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 36 पर देखो, मूर्ति का चेहरा, यानी कि आप ये जो बात कर रहा है ये देख कर रहा है इसकी बात। ठीक है, मूर्ति का चेहरा देखा सकता है, कपड़े पहने हुए देखा सकता है। ठीक है, पृष्ठ 36 पर देखो, मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। अब देखते हैं फेंस किया था। फेंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उस वस्तु पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। यानी कि आप देख सकते हैं फेंस को, ये फेंस वाले चित्र है, इसका जो रंग है वो हरा नीला है। ठीक है, यानी कि समुद्र के पानी की तरह है। फेंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब बात करते हैं कच्चे माल की खोज में, यानी कि कच्चे माल जो था वो कहाँ कहाँ से आता था। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राय प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें ऐसी मिली हैं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। तो ऐसे चीज़ों को कहाँ कहाँ से आयात करते थे, आइए हम अब आगे पढ़ेंगे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज की राजस्थान से करते थे, यानी कि खेतड़ी एक खान है वहाँ से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था।
सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। दोस्तों, हम जैसे ही पढ़ रहे हैं ऐसे ही सवाल जो है सभी एग्ज़ाम में बड़े आसानी से आ जाते हैं, परंतु फिर भी हम उनको नहीं कर पाते। इसलिए हमने ये एनसीईआरटी की जो है टेस्ट सीरीज शुरू की है, ताकि आप एकदम प्रमाणिक अ, अ, तथ्यों को पढ़ सकें। आप देख सकते हैं बैलगाड़ी, ठीक है, चीज़ों को एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाने कैसे ले जाता था। इन चित्रों को देख सकते हैं, खिलौना है और दूसरी तरफ एक मुहर है, यानी कि एक ये खिलौना है और दूसरी तरफ एक क्या है कि मुहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई? ठीक है, तो बच्चों का खिलौना हल, आप देख सकते हैं ये हल है, ठीक है, ये हल है। तो हल आज हम हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में यही प्रथा थी। ठीक है, ये हल है, यहाँ पर जो है किसी को गाय या बैल को जो है जोतते थे या लगाते थे, और ये जो है ज़मीन में आधा घुसता था, तब जाके ये ज़मीन को जोतता था। नगरों में, यानी कि अब देखते हैं ये एक मुहर है, मुहर ये भी मोहर मिली है। नगरों में रहने वाले बालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक, मवेशी मतलब होता है दोस्तों जो पालते हैं पशुओं को, उनको मवेशी बोलते हैं, उनके झुंडों को जो है वो पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। कच्छ के इलाके में खादर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर 3 भागों में बटा गया था। नोट डाउन करना, धोलावीरा नगर जो है वो 3 भागों में बटा हुआ था। कई बार एग्जाम में आ चुका है ये सवाल। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों से खुदा गया है, यानी कि एक साइन बोर्ड था, ठीक है, ऐसा, जिस पर 10 या 12 जो थे वो कुछ अक्षर लिखे गए थे, सेलखड़ी से उनको भरा गया था गड्ढों को। उससे ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि जो है एक साइन बोर्ड है, जैसे आज की डेट में फ्लैक्स बोर्ड होता है अब हमारे दुकानों के ऊपर, तो इसी तरह एक साइन बोर्ड मिला है, गिरा हुआ साइन बोर्ड। इस नगर में कुछ एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर
ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन, मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी एक छाप मिले हैं। लोथल का बंदरगाह यानी कि नीचे वाला जो सीन है, लोथल का बंदरगाह है। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया जाता, उतारा जाता रहा होगा। अब इसकी देखते हैं, इसका फोटो ये रहा। ठीक है, ये लोथल का एक बंदरगाह है जिसको डॉक यार्ड या गोदीवाड़ा ही बोलते हैं। विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, यहाँ यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है, पिछली बार भी आया था दिसंबर 2019 में नेट में। मनके बनाने का कारखाना यहाँ मिला है, यानी कि लोथल से भी मिला है और ये चनहुदड़ो से मिला है। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। दोस्तों, ये आज की डेट की तरह है। जैसे डाक विभाग, जैसे आपके पास पार्सल भेजता है तो वो सील बंद होता है। अगर आप उसमें कुछ दिक्कत फॉल्ट हुआ तो आप क्या करेंगे, भाई ये इसको मैं नहीं ले रहा, आप इसको वापस ले जाओ। ठीक है, क्योंकि ये आपने खोल खोल दिया है। तो ऐसे ही पहले जो है वो मुहर की सील लगाकर मुहर कर देते थे ताकि जो है उसमें छेड़छाड़ ना हो। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगा हो कि मुहर का उपयोग किस लिए किया जाता है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान, सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इससे अलग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम जो है 6 और अध्याय 7-9 में पढ़ेंगे। अन्यंत्र क्या है, अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के किनारे आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश जो है वो भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं में सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पिरामिड आपके सामने ये रहे। ठीक है, पिरामिड है ये। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। आप जानते होंगे, जैसे कोई राजा महाराजा मर गया, ठीक है, उनको दफनाते थे ताबूत में। तो उनको ताबूत में इस प्रकार दफनाते थे ताकि वो जो है
बेकार सालों साल चले और बेकार नहीं हो, तो इन पिरामिडों में दफना देते, उनको बोलते थे मम्मी। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थीं, जैसे खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। कल्पना करो कि अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे। तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे। दोस्तों आओ याद करें, पुरातात्विदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता है। दोस्तों चांदी के बर्तन पर मिला है, ठीक है, और एक मूर्ति पर भी मैंने बताया था आपको पिछले 36 नंबर पर कि इसने जो छाप मिली है, तांबे की बर्तन पर छाप मिली है। इसको सुमेल करना है, जैसे कि तांबा जो था राजस्थान की खेतली, ठीक है, खेतली खान से मिलता था। सोना कर्नाटक से मिलता था। टीन अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से प्राप्त होता था। कुछ उपयोगी शब्द हैं जैसे नगर, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जैसे मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले। दोस्तों ये प्रमाणित तिथि हैं, ठीक है। नगरों का आरंभ लगभग आज से 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की NCERT क्लास 6 का भाग 4। आपको कैसा लगा ईमानदारी से बताना कि आपको मज़ा आया पढ़ने में। अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।